हेलो बच्चों, आज हम पाठ 3 वृत्त में 3.2 के बाद का अगला भाग वृत्तचाप देखेंगे। जो तुम 8वीं कक्षा में लास्ट पार्ट में पढ़कर आए हो उसे थोड़ा याद करे में हमें देखना है। तो हम परिभाषा से तो उसको वहाँ समझे ही थे, आज पहले कृति से समझ लेते हैं। मान ले हमारे पास ये वृत्त है और वृत्त को कोई जीवा या छेदन रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। तो ये जो वृत्त है हमारा दो भागों में बढ़ जाता है, एक ऊपर का ये बड़ा वाला भाग और एक ये नीचे का छोटा वाला भाग। इस प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। तो जो बड़ा वाला भाग है वो हमारे लिए दीर्घ चाप, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ चाप कहलाता है। आम भाषा में, गणितीय भाषा में उसका परिभाषा अलग है, वो हम बाद में लिखेंगे। और जो छोटा वाला भाग वृत्त का बनता है उसे हम लघु चाप कहते हैं। और अगर उसे गणितीय भाषा में बताना है तो वह चाप जिसके ओर केंद्र स्थित हो उसे दीर्घ चाप कहते हैं, और वह चाप जिसके ओर केंद्र स्थित ना हो उसे लघु चाप कहते हैं। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये दीर्घ चाप और ये लघु चाप, और ये हमारा वृत्त है। तो उसको कौन प्रतिच्छेदित किया है? जीवा या छेदन रेखा। और यदि यही व्यास बन जाए और यहाँ से चला जाए, बीच में से केंद्र से होकर जाए, तो ये हमारा व्यास है। व्यास ने वृत्त को दो समान भागों में विभाजित कर दिया है। तो प्रत्येक समान भाग को हम क्या कहते हैं? अर्धवृत्तीय चाप कहते हैं। तो ये हमारा अर्धवृत्तीय चाप है। तो अर्धवृत्त भी एक चाप होता है। ये जो भाग है वही चाप होता है। तो चाप एक प्रकार का वृत्त का हिस्सा है, वो कुछ और नहीं, एक वृत्त का ही भाग है, उसे हम चाप कहते हैं। जब भी चाप बोला जाए तो वृत्त पर तुम्हारे दिमाग में वृत्त नजर आना चाहिए और उसका भाग नजर आने चाहिए। तो इस तरह से हमने ये समझा कि दीर्घ चाप और लघु चाप क्या है इस द्वारा। अब परिभाषा द्वारा समझते हैं, जो आप लोगों को फेयर में नोट करना है। तो सबसे पहले थोड़ा याद करें, में ये हेडिंग डालना है, वृत्त चाप, आर्क ऑफ द सर्कल। एक सी केंद्र वाला वृत्त बनाना है, नाम बदल सकते हो, और उसमें एक छेदन रेखा ए बी खींच देना है, जिसमें जीवा ए बी है पहले से ही। छेदन रेखा ए बी से वृत्त दो भागों में बढ़ जा रहा है, ऊपर वाला भाग और एक छोटा भाग। तो जिसमें ए वाई बी भाग, बीच में वाई लिया है, ये एक बड़ा भाग है, और ए एक्स बी ये वृत्त का छोटा भाग है। तो अब परिभाषा देखते हैं कि वृत्त चाप का परिभाषा क्या है। तो वृत्त की छेदन रेखा या जीवा द्वारा वृत्त दो भागों में, अभी अभी मैं बताई थी यहाँ पर कि वृत्त की छेदन रेखा या जीवा द्वारा वृत्त दो समान भागों में, दो छोटे भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। दी गई आकृति में ए वाई बी और ए एक्स बी वृत्त के चाप हैं। यहाँ छेदन रेखा से ये समान भाग में नहीं, एक बड़ा और एक छोटे भाग में विभाजित हुआ है। समान भाग में विभाजित होने के लिए हमें वह छेदन रेखा या वो जीवा कहाँ से ले जाना होता है? सेंटर से, केंद्र से। तो वो दो समान भाग बनते हैं, उसे हम अर्धवृत्तीय चाप कहते हैं। तो अब चाप के प्रकार देखेंगे। चाप के दो प्रकार होते हैं, अभी अभी समझाया गया, एक दीर्घवृत्तीय चाप और दूसरा लघु दीर्घ चाप, और एक लघु चाप होता है। और फिर उसके बाद हम दीर्घ चाप का परिभाषा देखेंगे। ये परिभाषा में अभी बताएं कि वह चाप जिसके ओर केंद्र स्थित हो उसे हम दीर्घ चाप कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, वह चाप जिसके ओर केंद्र स्थित हो, ये केंद्र इस ओर है, केंद्र स्थित हो, उसे दीर्घ चाप कहते हैं। या फिर माप के अनुसार बोलना हो तो उसका जिस चाप का माप 180 अंश से अधिक हो उसे दीर्घ चाप कहते हैं। तो दो दो परिभाषा है, अपने अनुसार परिभाषा हमें जानकारी में रखना है। और आकृति से अगर नाम पूछा जाए कि बताओ दीर्घ चाप का नाम क्या है, तो चाप लगाना है, भाग नहीं, चाप ए वाई बी दीर्घ चाप है। जब भी चाप बोला जाए हमें वृत्त पर से अपना हाथ घुमाना है, और यहाँ रेड रेड पॉइंट से इसको दर्शाया गया है। दूसरा लघु चाप, वह चाप जिसके ओर केंद्र स्थित ना हो। ये केंद्र देखो ऊपर की ओर है, दीर्घ चाप की ओर, लघु चाप की ओर नहीं है। तो वह चाप जिस ओर केंद्र स्थित ना हो उसे लघु चाप कहते हैं। या माप के अनुसार बोलना हो
तो उसका जिसका माप 180 अंश से कम हो उस चाप को लघु चाप कहते हैं। आकृति में AXD लघु चाप है। यहाँ तक समझ लिया सब लोगों ने। अब अगला परिभाषा हम देखते हैं, केंद्रीय कोण, सेंट्रल एंगल। तो इसमें तुम्हें एक वृत्त बनाना है, वृत्त में केंद्र लेना है, केंद्र का निशान बनाना है और केंद्र से 2 त्रिज्या न्यून कोण बनाते हुए खींच देना है। एक त्रिज्या यहाँ खींचा, फिर कुछ न्यून कोण पर 30 या 40 अंश पर एक त्रिज्या यहाँ खींच दिया, तो एक और नाम यहाँ दे दिया OA त्रिज्या, OB त्रिज्या, और दोनों त्रिज्या केंद्र से मिली है। तो ऐसे बने हुए, और साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ही हमने 2 त्रिज्या खींच दिया और एक प्रकार का कोण बन गया। इस कोण से वृत्त 2 भागों में बट गए। एक भाग यहाँ पर है जिसको हम भाग APB बोल रहे हैं, और एक भाग पीछे है भाग AQB। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्त का चाप सिर्फ जीवा, छेदन रेखा और व्यास खींचने से नहीं, वृत्त में अगर केंद्रीय कोण भी बना दो तो वृत्त के 2 भाग बढ़ जाते हैं और प्रत्येक भाग को हम चाप कहते हैं। बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप और छोटे वाले भाग को लघु चाप। तो ये था हमारा लघु चाप और दीर्घ चाप, जो आकृति में दिख रहा है। R त्रिज्या है और जो कोण है उसे हम नाम दिए हैं थीटा, थीटा का संकेत दिया है, और उसे कहते हैं केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण क्यों कहते हैं? वह कोण जिसका शीर्ष बिंदु केंद्र हो उसे केंद्रीय कोण कहते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं कि वह कोण जिसका शीर्ष बिंदु वृत्त का केंद्र हो उसे केंद्रीय कोण कहते हैं। आकृति में कोण AOB केंद्रीय कोण है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि केंद्रीय कोण क्या होता है। वह कोण जिसका शीर्ष बिंदु केंद्र हो उसे केंद्रीय कोण कहते हैं। दिए गए आकृति में 2 त्रिज्या जब केंद्र पर मिलते हैं तो हमारा केंद्रीय कोण तैयार होता है, और केंद्रीय कोण से वृत्त पर 2 चाप तैयार होते हैं, लघु चाप और दीर्घ चाप। यहाँ लघु चाप का नाम क्या है? चाप APB, और दीर्घ चाप का नाम क्या है? चाप AQB। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट हमारा ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर सवाल एक एक नंबर पर पूछे जाते हैं। चाप का माप, मेजर ऑफ एन आर्क। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट मार्किंग भी दिया है हम, तो ये सूत्र के रूप में है। लघु चाप का माप अगर हमें निकालना है तो उसका क्या सूत्र होगा? तो लघु चाप का माप बराबर होता है संगत केंद्रीय कोण का माप। देख लो यहाँ पर ये लघु चाप है, चाप APB, और ये AQB है, और हमें मान लो कि थीटा दिया है और त्रिज्या दिया है। यहाँ पर थीटा मतलब केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण हमें ऐसे 30 अंश दिया है। तो लघु चाप का माप क्या होगा? लघु चाप का माप बराबर होता है केंद्रीय कोण का माप। तो केंद्रीय कोण के माप के बराबर हो जाएगा लघु चाप का माप। उसके बाद दीर्घ चाप का माप क्या होगा? तो दीर्घ चाप का माप होता है इस पूर्ण वृत्त का माप। पूर्ण वृत्त का माप है 360। 360 अंश में से ये संगत लघु चाप का माप जो हमने अभी निकाला है, संगत लघु चाप का माप को घटा दो तो आ जाएगा दीर्घ चाप का माप। तो ये सूत्र बना है, दीर्घ चाप का माप बराबर होता है 360 अंश माइनस संगत लघु चाप का माप। उसके बाद है अर्धवृत्तीय चाप का माप। अर्धवृत्तीय चाप का माप जैसे पूर्ण वृत्त का माप होता है, पूर्ण वृत्तीय चाप मतलब पूर्ण वृत्त का माप होता है 360, तो उसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्तीय चाप जो हमने देखा। अर्धवृत्तीय चाप कैसे बनता है? वृत्त में व्यास खींच देने से अर्धवृत्तीय चाप तैयार होते हैं, तो उसका माप क्या होता है? 180 अंश। पूर्ण वृत्तीय चाप या पूर्ण वृत्त का माप होता है 360 अंश। अब आओ जाने में हम चाप की सर्वांग समता का एक कृति करेंगे, जो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 60 पर ये कृति दी गई है। इसके लिए आप लोगों को कुछ इसमें बनाकर दिखाना है। तो क्या करना होगा? 3 सेंटीमीटर
3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर हमें इस प्रकार का वृत्त बनाना है। ऐसे 2 वृत्त काट लेने हैं और उस पर क्या खींचना है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे हमने सी केंद्र लिया है, सी केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बना लिया है, तो उसके बाद एक इस तरह से व्यास खींच देना है। व्यास पर चांदा रखना है, चांदा रख के 80 अंश का कोण बनाना है। तो ये हमारा यहाँ पर काटेगा, इस तरह से ये कोण तैयार हो गया, कोण DCE 80 अंश। इसके बाद ये सी को यहाँ इस तरह से बढ़ा दो तो ये शीर्षाभिमुख कोण तैयार हो गया और ये 80 का माप यहाँ पहुँच जाएगा। मतलब यहाँ पे 2 चाप तैयार हो गए हैं, एक चाप FG और एक चाप DE, जिसके केंद्रीय कोण का माप 80 अंश है और त्रिज्या यहाँ पर दिया है DC बराबर C बराबर CG बराबर CF, यानी त्रिज्याएं जो है वो बराबर है। क्या लिख देते हैं RR, ये त्रिज्या का निशान दिया गया है। तो यहाँ पर हमने इसे वृत्त में भी बना लेना है। तो एक वृत्त तो रहेगा ही ऐसे, उसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो निशान बने केंद्रीय कोण, ये पहला कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग कैंची से काट लेना है। ऐसे जो बनाया है तो इसको ये 4 भाग जो बने हुए हैं 80-80 वाले, और बाकी बचा हुआ यहाँ कोण कितना आएगा, एक ही उगल कोण होने से 100 अंश आएगा, इधर 100 अंश और इधर 100 अंश आएगा। तो ऐसे 4 हमें भाग केंद्रीय कोण जैसे दिख रहे हैं, तो वो 4 भाग हमें काट लेने हैं। एक को तो फेर में ऐसे ही चिपका देना है नोटबुक में, और बाकी दूसरा वाला जो वृत्त होगा उसको कैंची से ऐसे काट लेना है। काटने के बाद ऐसे हमें टुकड़े मिलेंगे यहाँ पर, ये देखो 1 2 हो गए और ये एक जुड़ा हुआ है, इसको काट सकते हैं। ये केंद्रीय कोण 80 वाले हैं, 80 अंश का मैंने ये काट दिया है, 80 अंश और ये 80 अंश, और ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये 100 अंश वाला है इधर, तो यहाँ तो छोटा ही दिखाई देगा। हमें करना क्या है, बस थोड़ा सा चेक करना है। ये कृति में पेज नंबर 60 पर दिया गया है, वो तुम पढ़ भी सकते हो, मैं मौखिक बता रही हूँ, तुम्हें सिर्फ चेक करना है। तो एक तो हमने ये नोटबुक चिपकाने के लिए रख दिया बना के, दूसरा तुम्हें उसी के 4 भाग काटने हैं और किसको किसको चेक करना है। ये जो 80 वाला कोण दिखाई दे रहा है, 80 यहाँ का, ये 80, ये जो कोण DCE कोण है, या फिर चाप DE, चाप DE जो बना रही है चाप DE है, और ये चाप FG, ये चाप FG को आपस में रख देना है ऊपर एक दूसरे के। देख लो ये मिलके एक हो गए। इसको अगर मैं ऐसे भी रखती हूँ तो इसके कलर मैच हो जा रहे हैं, कोई भी कलर आगे पीछे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक चाप ने दूसरे चाप को पूरी तरह से पूर्ण रूप से ढक लिया। तो कोई भी आकृति एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले रही है तो वह आकृति सर्वांगसम आकृति कहलाती है। और मेरे हाथ में कौन सी आकृति है, चाप की आकृति है। तो जब 2 चाप ने एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लिया तो ये सर्वांगसम चाप कहलाएगा। तो कौन सा चाप यहाँ पे सर्वांगसम हुआ, चाप DE सर्वांगसम है चाप FG के। लेकिन अगर इस पर ये दूसरा देखो, ये बड़ा वाला भाग है, इसको भी मैं काट देती हूँ यहाँ पर। तो ये जो मेरा 100 वाला भाग है उस पे 100 अंश केंद्रीय कोण वाला जो चाप है उस पर अगर मैं 80 अंश वाला चाप रखती हूँ तो क्या वो एक दूसरे को ढक रहे हैं? देखो यहाँ पर नहीं ढक रहे हैं, ये पीछे का दिखाई दे रहा है। तो मतलब 100 अंश वाला चाप और 80 अंश वाले चाप, मतलब यहाँ पर जो नाम है 100 अंश का, मान लिया G जो नाम है, G है, ये है, या फिर DF ले लो, कोई भी DF जो है DE के ऊपर रखते हैं तो वो एक दूसरे को नहीं ढकते हैं। क्यों नहीं ढक रहे हैं बताओ? दोनों की त्रिज्या तो समान है लेकिन क्या अलग है,
थीटा, उनका केंद्रीय कोण अलग होने की वजह से एक दूसरे को ढक नहीं रहे हैं, तो ये दोनों चाप सर्वांगसम नहीं है। तो आप लोगों को बताने आना चाहिए कि कब चाप सर्वांगसम होते हैं और कब चाप सर्वांगसम नहीं होते। तो यहाँ पर जो दो चाप एक दूसरे को ढके, ये दोनों चाप जो छोटे वाले चाप हैं वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लिए और ये दोनों सर्वांगसम चाप कहलाए। तो क्यों? क्योंकि इसका आर और थीटा, ये जो आर है त्रिज्या दोनों का समान है और थीटा 80-80 थीटा भी समान है। तो आर और थीटा समान है, इसलिए ये दोनों चाप सर्वांगसम है। और जब मैंने छोटे बड़े के ऊपर रखी तो इनका आर तो समान है लेकिन थीटा भिन्न है, एक का 80 है दूसरे का 100 है, इसलिए ये दो चाप सर्वांगसम नहीं है। और एक चाप यहाँ पूछा गया है, देखो अंदर एक और वृत्त में बनाई हो, तो इसका मतलब अंदर और एक छोटा चाप जा रहा है। तो अगर मैं इस सब जगह बना हुआ है, अगर मैं सिर्फ इस पर ध्यान दूं तो चाप डीवी, मुझे क्वेश्चन मैं कर रही हूँ आप लोगों से, मुझे बताओ कि क्या चाप डी चाप ए बी के बराबर है, सर्वांगसम है? बताओ। इतना मैं एक्सप्लेन की तो अभी तुम लोगों को उत्तर आ रहा होगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। कि अगर मैं ये पोर्शन काटती हूँ चाप डी और चाप ए भी काटती हूँ और दोनों एक दूसरे पर ढकती हूँ, तो क्या वो ढकेंगे? नहीं, एक दूसरे को ढकेंगे नहीं। क्यों? ये दोनों सर्वांगसम नहीं है। क्यों? क्योंकि देख रहे हो उनका भले ही थीटा समान है, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ थीटा समान है 80-80, लेकिन क्या भिन्न है? ये बड़े वृत्त की त्रिज्या आर जो है यहाँ तक है और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या, अगर मैं इसको मार्किंग यहाँ कर दूं यहाँ पर, तो ये R1 है छोटे वृत्त की त्रिज्या और बड़े वृत्त की त्रिज्या R है, यहाँ तक है। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या मान लिया R1 है, तो दोनों की त्रिज्या भिन्न होने के कारण ये अंदर वाला चाप AB बाहर वाले चाप DV को पूर्ण रूप से नहीं ढकेगा, इसलिए सर्वांगसम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका आर भिन्न है। तो अगर ये कृति समझ में आ गया है तो इन प्रश्नों का उत्तर दो, उत्तर लिखो और लास्ट में निष्कर्ष निकालो, जो हमारा आओ जाने का एक भाग है। तो चलो हम लोग उत्तर लिखते हैं। क्या चाप डी तथा चाप ए बी सर्वांगसम है? क्यों? तो अभी देखा ना, ये चाप सर्वांगसम नहीं है, लिखना है, अभी मैं समझाई, नहीं है। क्यों? क्यों बताओ? क्योंकि उनका भले ही थीटा समान है लेकिन आर जो है त्रिज्या भिन्न है, त्रिज्या भिन्न है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा है, क्या चाप डीई और चाप एफजी सर्वांगसम है? क्यों? तो ये हमने डी और एफ जी यहाँ पे रखा ना, ये दोनों रखा, यही है डी एफ जी 80-80 वाला, दोनों का 80-80 थीटा भी है और त्रिज्या भी समान है, तो ये दोनों एक दूसरे को सर्वांगसम है। हाँ है। और क्यों है? क्योंकि इनका आर और थीटा समान है। आर क्या है? त्रिज्या। थीटा क्या है? चाप का अंशात्मक माप। थीटा लिखना है, क्यू जैसा नहीं लिखना है। और क्या चाप डी चाप डीएफ के सर्वांगसम है? डीई डीएफ के सर्वांगसम है। तो यहाँ डी का देखो, डी का थीटा 80 है और यहाँ पर अगर हम रेखीय युगल कोण से निकाले तो ये 100 अंश आ रहा है। तो चाप डीएफ ये लघु चाप है, उसका अंशात्मक मान केंद्रीय कोण के बराबर होगा। तो चाप डीएफ का माप हो गया 100 अंश, यहाँ डी का माप हो गया 80, थीटा भिन्न है, आर समान है। तो थीटा भिन्न होने के कारण ये दोनों चाप सर्वांगसम नहीं है, नहीं लिखना है। और कारण क्या देने वाले हो? क्योंकि थीटा जो है वो भिन्न है। तो इसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट निष्कर्ष है, ये तुम लोगों को लिख लेना है। निष्कर्ष हेडिंग डालकर यहाँ पे लिखना है निष्कर्ष, नीचे आकृति के। निष्कर्ष में क्या लिखोगे? जब दोनों चापों की त्रिज्या और उसका माप, त्रिज्या आर
और उसका माप थीटा समान हो तो दोनों चाप सर्वांग होते हैं। मतलब इस कीर्ति से हमने ये समझा कि कब दो चाप सर्वांग होते हैं, जब उनकी त्रिज्या दोनों चापों की और उनका चाप का अंशात्मक माप अर्थात थीटा दोनों समान हो तो दोनों चाप जो होते हैं वो सर्वांग होते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है और फेयर में लिख कर दिखाना है।